एक समय में शरदपुर नामक एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में वीरेंद्र और कमला नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गौतम नामक एक बेटा था। वो एक वकील था, लेकिन उसने आज तक कभी कोर्ट में वकालत नहीं की है। इसीलिए वो हमेशा इंतजार करता था कि कोई ना कोई उसे एक केस तो जरूर देगा। एक दिन जब वो वकील का कोट पहनकर तैयार होकर घर से बाहर जा रहा था, तो उसके पिता उसे देखते हैं। गौतम, हर रोज तुम ये वकील का कोट पहनकर बाहर जाते हो, लेकिन अब तक तुमने एक भी बार वकालत नहीं की है। अगर किसी ने तुम्हें वकालत करने के लिए भी एक केस दिया, तो वो भी तुम नहीं जीत पाओगे। इसीलिए मेरा बात सुनकर तुम वकालत छोड़कर कोई काम देख लो। कम से कम वैसे तुम कुछ पैसे कमा पाओगे। पापा, मुझे अब तक किसी ने कोई केस नहीं दिया, इसीलिए आप ऐसे बात कर रहे हैं। एक न एक दिन जरूर मैं किसी ना किसी का वकालत करूंगा ही, और वो केस मैं जीतूंगा भी, तब आपको पता चलेगा। ये कह के गौतम घर से बाहर चला जाता है। कोई भी मेरे पास केस देने के लिए नहीं आ रहा है। एक न एक दिन कोई ना कोई मुझे वकालत करने के लिए बुलाएगा ही। ऐसे जब वो सोच ही रहा था, तो रास्ते में उसे उसका दोस्त वहां से चलते हुए नजर आता है। अरे गौतम, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं किरण, मैं वकील तो बन गया, पर वकालत करने के लिए मुझे कोई भी एक केस नहीं दे रहा है। ये कह के वो दुखी होता है। गौतम, एक ना एक दिन इस गांव में सभी को पता चल जाएगा कि तुम बहुत अच्छा वकील हो। तब तक साहस से काम लेना और अपना कोशिश जारी रखना। ठीक है किरण, मैं चलता हूँ। ये कह के गौतम वहां से चले जाता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं और गौतम को कोई भी एक केस नहीं देता है, और इस कारण वो बहुत निराश होता है। एक दिन वो दोपहर के समय में एक पेड़ के नीचे बैठता है। क्या मैं अपने जीवन में एक भी केस लड़ूंगा? ऐसे सोचते रहता है जब उसके पिता के दोस्त मोहन वहां से जा रहे थे। उनको देख गौतम कहता है, अरे मोहन अंकल, इस तरफ से क्यों जा रहे हैं? वैसे अंकल से बात करके बहुत दिन हो गए हैं, उनके पास जाकर एक बार बात करूंगा। ये सोचकर वो उनके पास जाते हैं। अरे मोहन अंकल, आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ गौतम। अंकल, आप इस तरफ क्यों आए हो? वो मेरे भाई ने मुझसे खेत लिया था खेती करने के लिए। अब वो कह रहा है कि वो सारे खेत उसी के हैं। मैंने जब उससे जोर से पूछा, तो वो कह रहा था कि उस खेत के कागज भी उसी के पास है, इसीलिए खेत सारे उसी के हैं। उसी के बारे में वकील से बात करके वापस आ रहा हूँ। अंकल, मैं भी तो वकील ही हूँ। आपका केस आपके तरफ से मैं लड़ूंगा, और इतना ही नहीं, कुछ भी करके आपके खेत आपको आ जाएंगे। मैं ऐसा करूंगा, तब सबको पता चलेगा कि मैं भी एक वकील हूँ, और वो भी अच्छा वाला। इसीलिए इस बार आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपका केस वकालत करूंगा। गौतम, तुमने अब तक एक भी केस का वकालत नहीं किया, और ये तुम्हारा पहला केस होगा। अगर तुम इस केस में हार गए तो मुझे बहुत दुखी होना पड़ेगा, इसीलिए ये केस तुम्हें देने में मुझे सोचना पड़ेगा। अंकल, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, कुछ भी करके आपके खेत आपको मिल जाएंगे। गौतम अगर इतनी हिम्मत से कह रहा है, तो लगता है वो जरूर जीतेगा ही। और इतना ही नहीं, उस बड़े वकील के पास जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे देने होंगे, और अगर इसको मैं एक मौका दूंगा तो कम पैसों में मामला निपट जाएगा। ठीक है गौतम, तुम पे भरोसा करके ये केस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ भी करके तुम्हें मेरे खेत मुझे वापस दिलाना होगा। जी अंकल, आप बस मुझ पे भरोसा कीजिए। ये कह के गौतम उस केस का वकालत करता है, लेकिन वो उसका पहला केस होने के कारण वो जीत नहीं पाता है, और मोहन को उसके खेत नहीं मिलते हैं। गौतम, मैंने सोचा कि कम पैसों में ये सारा मामला निपट जाएगा, पर अब तुमने ये केस हार कर मुझे भी हरा दिया। अब से तुम्हारे पास वकालत करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ऐसे वो गुस्से में कह के वहां से चले जाते हैं, और गौतम वहां बहुत निराश होता है और उसके घर वापस चले जाता है। गौतम, मेरे दोस्त ने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये केस दिया था, और तुम इसमें हार गए। मैंने कहा भी था
पहले ही कि अगर किसी ने तुम्हें केस भी दिया तो तुम वो कोर्ट में नहीं जीत पाओगे। पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे दोस्त का नुकसान करवाया। कम से कम अब मेरा बात सुनो और वकालत छोड़कर मेरे साथ कोई काम करो। ये कहने पर वो तब से पहले केस हार जाने के दुख में घर पे ही रहता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन निरंजन नामक एक आदमी गौतम के घर जाता है। वकील साहब, मैं आप ही के पास आया हूँ। आपके बारे में मैंने बहुत सुना, इसीलिए आपको ढूंढते मैं यहाँ आया। मेरा केस आप ही को वकालत करके लड़ना होगा और आपको जीतना ही होगा। मेरी बीवी ने मुझे बहुत धोखा दिया। उसने मेरे जायदाद को उसके हवाले कर दिया और वो भी मेरा हस्ताक्षर लेकर। उसने मुझे बहुत बहुत धोखा दिया और अब वो कह रही है कि उसे पता भी नहीं मैं कौन हूँ और मेरे ही घर से मुझे बाहर निकाल दिया गया है। कुछ भी करके आप ही को मुझे मेरा जायदाद दिलवाना होगा। उस आदमी की बातें गौतम के बगल में मौजूद उसकी माँ सुनती है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? आप खुद मुझे अपना केस की वकालत करने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपका केस का वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने केस लिया भी तो कोर्ट में अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरे साथ ही आपको भी बहुत निराश होना पड़ेगा। बेटा, पहला केस हार जाने के कारण इतना निराश मत हो। इस बार तुम पक्का ये केस जीत जाओगे। ठीक है माँ, सिर्फ आपके लिए मैं कोर्ट में इस केस का वकालत करूंगा। वकील साहब, अगर आपने कोर्ट में इस केस का वकालत नहीं किया तो कोई मेरा सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा। निरंजन साहब, आपका केस मैं वकालत करूंगा और मैं बहुत कोशिश करूंगा कि हम जीत भी जाए, लेकिन अगर हमने नहीं जीता तो कृपया आप दुखी मत हो। ठीक है जी। ये कह के वो वहां से उसके घर चले जाता है। कुछ दिन बाद गौतम निरंजन का केस का वकालत कोर्ट में करता है और वो केस जीत भी जाता है और इसी कारण निरंजन को उसके पूरे जायदाद वापस मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। कोर्ट में उसका केस जीतने के कारण गौतम उसके घर खुशी खुशी जाकर उसके माँ को जो कुछ भी हुआ बताता है। माँ, आप ही की वजह से मैंने कोर्ट में ये केस जीत लिया। बेटा, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें कभी प्रोत्साहित नहीं किया और तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। पापा, आपने जितने भी बार मुझसे कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे तभी और लगता था कि मैं कर सकता हूँ और उसी वजह से आज मैं ये कोर्ट केस जीत पाया हूँ। तब से गौतम कोर्ट में लिए हर केस का वकालत करते हुए जीतते ही जाता है और उसके माता पिता के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। स्वर्णपुर नामक एक सुंदर गांव में अरुण और पूजा नामक पति पत्नी रहते थे। वो उसी गांव में डाकिया का काम करता था। अरुण एक नेक इंसान था और वो उसका काम जिम्मेदारी समझकर करता था। एक दिन वो डाकघर जाकर पत्र और मनी ऑर्डर्स को लेकर गांव के अंदर जाता है। देखना होगा कि सबसे पहले पत्र किसका आया। तब वो उसके हाथ में मौजूद सारे पत्रों को देखता है। हाँ, ये तो जानकी जी का मनी ऑर्डर है जो उनके बेटे ने भेजा, तो उनके घर पहले जाऊंगा। ये सोचकर वो उस मनी ऑर्डर को लेके उनके घर जाता है। जानकी जी, जानकी जी। अरुण, तुम आओ अंदर। जी, आपके लिए मनी ऑर्डर आया है। ये कह के उस मनी ऑर्डर को उनके हाथों में देता है। अरुण, न जाने मेरा बेटा कैसा है, उसे बेचने के लिए एक पत्र लिखोगे? जी, वो मुझे और भी पत्र और मनी ऑर्डर्स देना है। मैं सबसे पहले आप ही के पास आया। ठीक है, जब तुम खाली होगे तो आ जाओ, भूलना मत बेटा। वैसे उनके लिए पत्र लिखने तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अभी ऐसे चले जाऊंगा तो वो मेरी इंतजार करती रहेगी। उससे बेहतर तो मैं अभी लिख के यहाँ से चले जाऊंगा, तो वो भी खुश रहेगी। दीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिखना है बोलिए। और ऐसे वो उनके लिए एक पत्र लिख देता है। अरे आप ठहरिए, मैं शाम को वैसे भी डाकघर ही जाऊंगा ना, तब मैं इसे वहाँ डाल दूंगा। ये कह के वो पत्र उसके साथ ले जाता है। अरुण, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए पत्र लिखा है। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हो तुम। ये तो हमारा खुश नसीब है
कि तुम जैसे लोग इस गांव के डाकिया हैं। अरे ये तो बस मेरा जिम्मेदारी है जी। ये कह के वो वहां से चले जाता है। चलते चलते वो उसके पास मौजूद दूसरे पत्र को देखता है। ये पत्र शरद साहब को आया है। उनका घर तो पास में ही है। और ऐसे वो उनके घर जाता है। शरद साहब, शरद साहब। अरे ये क्या अरुण, तुम आए हो? मुझे तो कोई नहीं लिखता। अरे आप भी ना साहब, आपने एक बार अपने दोस्त के लिए एक पत्र लिखवाया ना मुझसे, लगता है उनका जवाब आ गया। क्या ये मेरे दोस्त से आया है? क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुना पाओगे? जी जरूर। ये कह के वो उस पत्र को खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। शरद, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ सही सलामत हो। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। ऐसे वो उस पत्र को उसे सुनाता है। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त का पत्र सुनकर। बहुत शुक्रिया अरुण पढ़ने के लिए। जी जरूर, अब मैं निकलता हूँ। अरुण एक मिनट, इन पैसों को डाकघर में मेरे नाम पे मौजूद पुस्तक के लिए भर दोगे? जी जी जरूर। ऐसे वो उन पैसों को लेकर वहां से चले जाता है। अब देखना है कि और किस किस को पत्र आए हैं। ऐसे उसके पास मौजूद सारे पत्रों को देखने लगता है। अरे ये ऑर्डर तो सुशीला जी के लिए आया है। अगर यही कल आया होता तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं होती। अब जब उनको ये दूंगा तो बहुत खुश होंगी वो। और ऐसे वो उनके पास जाता है। क्यों आए हो यहाँ? ऐसे सुशीला डाकिया को देख गुस्से में कहती है। जी वो आपने जिस मनी ऑर्डर को कल पूछा वो आज आया, इसीलिए उसे आपके पास ले आया मैं। ऐसे उनके साथ बहुत इज्जत से बात करता है और उस मनी ऑर्डर को उनके हाथों में देता है। कम से कम आज लाए हो, वही बहुत है। सुशीला, उसकी गलती ना होने पर भी तुमने उसे भला बुरा कह दिया कल। फिर भी उसने मन में कुछ रखे बिना तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर ले आया और तुम अब भी उससे ऐसे पेश आ रही हो। अभी उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो अरुण, वो मैं कल गुस्से में थी तो। ऐसे वो उससे माफी मांगती है। जी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं बस डाकिया का मेरा काम कर रहा हूँ, आप इसके बारे में सोचिए मत। ये कह के वो बाकी पत्र देने वहां से चले जाता है। शाम तक वो उसके पास मौजूद सारे पत्रों को देकर डाकघर पहुंच जाता है। अरुण तब शरद के दिए हुए पैसों को भरकर जानकी के पत्र को डालता है। अरुण, उस मेज पे स्टैम्प्स और कागज बिखरे हुए हैं, उसे जरा ठीक कर दो। जी साहब। और उसके मालिक के आदेश के अनुसार ही वो उस बिखरे हुए मेज को ठीक कर देता है। अरुण, मैं तुम्हें हर रोज देखते रहता हूँ। तुम पत्र देने के लिए सारे गांव में चलकर उन्हें देकर उन सब के भी काम खत्म करके वापस यहाँ के काम भी कर देते हो, लेकिन इतना करके भी तुम्हारे चेहरे पे से मुस्कुराहट नहीं हटती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे तरह ही बनना चाहता हूँ। साहब, जितना मुझसे हो सकता है उतना करता हूँ, अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ। निकलने से पहले सोचता हूँ कि सारे काम खत्म कर लेना होगा और बस कर देता हूँ। ये कह के वो डाकघर में उसका काम खत्म करके खुशी खुशी उसके घर चले जाता है। ऐसे वो उसका काम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए उस गांव में जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था वो उनकी मदद करते रहता था। इसी कारण उसके आखिरी दिनों में भी सरकार उसे सारे गांव के सामने अभिनंदन करते हैं और तब से उसने उसका जीवन उसके परिवार के साथ खुशी से बिताया। एक लंबे समय पहले रामपुर नामक एक गांव में विश्वनाथ और मुकेश नामक दो आदमी अगल बगल के घरों में रहते थे। विश्वनाथ उनका सरकारी नौकरी छोड़कर घर पे ही रहते थे और मुकेश एक बीमा एजेंट की नौकरी करते थे। मुकेश के नित्या और राजेश नामक दो बच्चे थे। उनको बच्चों से बहुत प्यार होने के कारण वो उनके लिए सब कुछ लाके देता था। मुकेश को पौधों से भी बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसके घर के सामने के बागीचे में अलग प्रकार के पौधे उगाता था। विश्वनाथ अकेले रहता था और इसी कारण उसे पता नहीं चलता था कि वो क्या करे और यूं ही दुखी रहता था। मैं ऐसे खाली ही पड़ा रहूंगा तो ऐसे ही सोच में पड़ के दुखी हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम करना होगा।
ऐसे वो काम की सोच में पड़ जाता है। हाँ, अगर मैं अपने घर के सामने एक बागीचा बनाऊंगा तो उनमें अलग प्रकार के पौधे लगाकर उन्हें बेच सकूंगा। और इतना ही नहीं, मेरा सारा वक्त पौधों को संभालने में ही जाएगा। ये फैसला करके वो पौधों को लाके उन्हें उसके घर के सामने के बागीचे में लगाता है और उन्हें बेचना शुरू करता है। उसके पास अलग प्रकार के पौधे मिलने के कारण सभी उसी के पास आके पौधे खरीदते थे। इसी कारण वो पौधे लाकर उन्हें वहां लगाता था। हर रोज सुबह मुकेश भी उसी समय में उनके पड़ोसी विश्वनाथ को पौधों को पानी डालते हुए देख चौंक जाता है और तब उसे विश्वनाथ का बागीचा दिखता है। मुकेश अपने पौधों को ज्यादा पानी डालने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखते थे, लेकिन विश्वनाथ उनके पौधों को बस जितना जरूरी था उतना ही पानी डालने के कारण वो दिखने में उतने सुंदर नहीं थे। मैं अपने पौधों को उनसे ज्यादा पानी डाल रहा हूँ, इसी कारण मेरे पौधे दिखने में बहुत हरा भरा और सुंदर है। ये सोचकर उनके पौधों को पानी डालकर वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद मुकेश विश्वनाथ के पास कुछ लोग आकर उससे पौधे खरीद के जाना देखता है। मेरे पड़ोसी विश्वनाथ पौधों को कब से बेचने लगे? मुझे तो पौधों से प्यार है, इसीलिए मैं अपने नौकरी के साथ साथ ये काम भी कर रहा हूँ। और अगर मैं इन पौधों को बेचने लगूंगा तो इनसे ज्यादा मेरे ही पास पौधे बिकेंगे। हाँ, सारे लोग मेरे ही पास आएंगे। और उसके फैसला के मुताबिक ही अगले दिन वो भी अलग प्रकार के पौधे लाकर उसके बागीचे में लगाता है और विश्वनाथ की ही तरह वो भी उन्हें बेचने लगता है। उसकी सोच के ही अनुसार सभी लोग पौधे अच्छे दिखने पर मुकेश के पास आकर ही उन्हें खरीदते थे। मेरे सोच के अनुसार ही सभी विश्वनाथ से ज्यादा मेरे पास आकर पौधे खरीद रहे हैं, ऐसे खुशी से पौधों को बेचता था। हाँ, भीमा को बेचने के साथ साथ मुकेश पौधों को भी बेचने लगा है क्या? चलो अच्छा है, इस गांव में मेरे अलावा कोई और तो पौधों को नहीं बेचता था पहले, ऐसे विश्वनाथ सोचता है। उन दोनों का व्यापार अच्छा चलने पर दोनों खुश रहते हैं और ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक रात को अचानक एक भयानक तूफान शुरू होता है। अरे रे, इस डरावने तूफान की वजह से न जाने मेरे पौधों का क्या ही हाल होगा। हाय भगवान! ऐसे उसके पौधों के बारे में परेशान होते हुए मुकेश सोता है। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उसके पौधों को देखने जाता है। पौधे सारे नीचे पड़े हुए और जड़ों से बाहर आके नष्ट हुए होते हैं। उन्हें देख मुकेश बहुत दुखी होता है। इतने में विश्वनाथ भी उसके पौधे देखने आता है। हम दोनों हर रोज सुबह एक ही समय में पौधों को पानी डालते थे, न जाने उनके पौधों का क्या हाल है। और विश्वनाथ के पौधे देखने जाता है। उनके पौधों को सीधे और अच्छे होते देख दंग रह जाता है। उनसे तो ज्यादा पानी मैं अपने पौधों को डालता हूँ, उनसे ज्यादा मेरे ही पौधे दिखने में अच्छे हैं, लेकिन मेरे ही पौधे नष्ट हो गए हैं और इनके पौधे तो सही सलामत हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस सोच में पड़ जाता है और निराश हो जाता है। शुक्र है कि मेरे पौधों को इस तूफान से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इन पौधों को सही मात्रा का पानी डालने के कारण ही ये इतने दृढ़ता से तूफान को सह पाए हैं। न जाने मुकेश के पौधों का क्या हाल है। तब वो देखता है कि मुकेश के सारे पौधे नष्ट हो गए और मुकेश को निराश होकर ऐसे बैठे हुए देखता है। बेचारा, शायद इसीलिए निराश बैठा होगा कि उसके पौधे सारे नष्ट हो गए। ये सोचकर अंदर चले जाता है। उसके बाद से सभी सिर्फ विश्वनाथ के पास से पौधे खरीद के जाते थे। बहुत दिन हो जाने के बाद भी मुकेश न जाने क्यों नए पौधे लाके नहीं बेच रहा। और ऐसे वो मुकेश के पास जाता है। मुकेश को ऐसे दुखी ही बैठे हुए देख विश्वनाथ पूछता है, मुकेश,
क्या पौधे नष्ट हो जाने के कारण तुम ऐसे दुखी बैठे हो? हाँ विश्वनाथ जी, मेरे पौधे तो जड़ों के साथ बाहर निकलकर गिर गए, लेकिन आपके पौधे तो दृढ़ और मजबूत हैं। ऐसे कैसे हुआ होगा? मैं अपने पौधों को बस उनके लिए जितना काफी है उतना ही पानी डालता हूँ। इसी कारण वो बहुत मजबूत बने और उस भयानक तूफान के कारण भी नहीं गिरे। हम अगर हमारे पौधों को उनकी जरूरत से ज्यादा पानी डालेंगे तो वो दृढ़ता से नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें पौधों को कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। इस बार आप मेरे तरीके का इस्तेमाल करके अपने पौधों को लगाइए। हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। ठीक है विश्वनाथ जी, आपके कहे के अनुसार ही करूंगा। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। मुकेश तब नए पौधों को लाके उसके बागीचे को साफ करने निकलता है। अगर मैं बागीचे को अकेले साफ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और तब वो उसके बच्चों को बुलाता है। जी पापा, चलो आओ बेटा, इस बागीचे को साफ करने में मेरी मदद करो। पर पापा, हमें तो ये सब करना नहीं आता। आप हमें सिखाइए और हम आपका कहाँ मानेंगे। ठीक है बेटा, बस मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करो। वो तीनों मिलके बागीचे को साफ करते हैं। ये सब देख विश्वनाथ जी, पौधों के मामले में ही नहीं बल्कि बच्चों के मामले में भी हमें यही करना है। उन्हें ऐसे बड़ा करना है कि वो कोई भी मुसीबत का सामना कर पाए, तभी वो सारा काम करना सीखेंगे। अगर लाड ज्यादा करेंगे तो जब उन पे मुसीबत का साया पड़ेगा तो वो कमजोर पड़ जाएंगे और उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें भी दृढ़ और मजबूत बनाना होगा ताकि वो हर मुश्किल का सामना कर पाए। तब से मुकेश विश्वनाथ जी के सलाह के अनुसार बच्चों का और पौधों का अच्छा ख्याल रखते हुए उन्हें हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करते हैं और वो सभी खुशी से उनका जीवन बिताते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? अगर हम इन पौधों को बच्चे समझेंगे तो इस कहानी से आपको ये समझ आएगा कि बच्चों को प्यार के साथ ही मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें कोई काम नहीं करने देंगे या सिखाएंगे नहीं तो वो भविष्य में अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें प्यार, अनुशासन और शिक्षण सब कुछ सही मात्रा में सिखाना जरूरी है। एक लंबे समय पहले एक गांव में अभिनय और अरविंद नामक दो दोस्त रहते थे। अभिनय बहुत लालची था और हमेशा सब कुछ उसके ही इच्छा के अनुसार हो ऐसे सोचता था। अरविंद बहुत अच्छा इंसान था। वो स्थितियों के अनुसार व्यवहार करता था। अभिनय और अरविंद दोनों साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज की खेती करने वाले किसान से कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद के दाम बढ़ा के बेचते थे। प्याज, ताजा ताजा प्याज ले लो भाई, ले लो, ऐसे जोर से चिल्ला के अभिनय और अरविंद प्याज बेच रहे थे जब एक आदमी प्याज खरीदने उनके दुकान आता है। 1 किलो प्याज कितना है बाबू? 50 रुपए भाई साहब। अरे, प्याज का दाम बढ़ गया क्या? हाँ जी, बढ़ गया। मैं 5 किलो प्याज लूंगा, 40 में दे दोगे? ठीक है, लीजिए। ये क्या बात हुई अरविंद? तुमने 40 रुपए में हाँ कह दिया। तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं बात करता हूँ, रुको। भाई साहब, आप 10 भी किलो ले लेंगे तो भी 40 रुपए के दाम पे प्याज नहीं बेचेंगे हम। हमारा नुकसान होगा। अब आपकी मर्जी। अभिनय के कठोर तरीके से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे अभिनय, हमारे पैसे तो हमें मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात किया? अगर एक आदमी को इतने दाम पे बेच दिए तो उसे भी एक के बाद एक हमारे पास इसी दाम से खरीदने आएंगे। हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम के लिए बेचना होगा, वरना हमारा नुकसान होगा। कल देखना, वही आदमी हमारे पास आएगा इसी दाम से खरीदने। तुम ज्यादा मत सोचो।
अभिनय की बातें सुनकर अरविंद कुछ नहीं कहता है और अगले दिन अभिनय के बात के अनुसार वो आदमी लौट के दुकान आता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और अभिनय प्याज दे के पैसे लेता है। देखा तुमने अरविंद, अगर कल हमने 40 के दाम पे बेचा होता तो 50 रुपयों का नुकसान होता। अभिनय, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छा नहीं है। हमें परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, वरना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। है, तुम्हारे कहे के प्रकार करेंगे तो सिर्फ नुकसान मिलेगा। अरविंद अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के इरादे से उसे कुछ नहीं कह पाता है। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन दोनों प्याज खरीदने जाते हैं। अरविंद, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पे खरीदा है, इसलिए हमें इनको ज्यादा दाम पे बेचना होगा। ठीक है अभिनय। ऐसे प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के एक दिन बाद उनका दाम बहुत गिर जाता है और ये बात अरविंद को हर रोज की तरह अखबार पढ़ने के कारण अभिनय से पहले पता चलता है। मुझे ये बात तुरंत अभिनय को बताना चाहिए, वरना वो सबको दाम बढ़ा के बताएगा और प्याज नहीं बिकेंगे। और ऐसे अभिनय को बताने जाता है। अभिनय, अभिनय, क्या हुआ अरविंद? क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हो? प्याज का दाम बहुत घट गया। अब तुम दुकान पे आए हुए लोगों को ज्यादा दाम बोल के वापस मत भेजो, बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। क्या तुमने इसीलिए इतने जोर से चिल्लाया? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ दिनों में दाम वापस बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, हमें सबसे पहले किसानों के पास जाके सारे प्याज खरीद लेना होगा, ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो। दाम बढ़ने तक हम प्याज को छुपा लेंगे। मगर अभिनय, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो प्याज खराब हो जाएगा ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे और अब जितना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरविंद, तुम ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे सोच के अनुसार करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस बार के लिए मेरी बात सुनो बस। ठीक है अभिनय, तुम्हारी मर्जी। और अरविंद अपने दोस्त के मनाने पर प्याज ना बेच के ऐसे ही रखता है और इंतजार करता है कि कब दाम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत दिनों के बाद अभिनय को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और दोनों प्याज बेचने निकलते हैं। दुकान को जाके निधानी से प्याज नीचे लाके 1 किलो को 300 रुपए में बेचना शुरू करते हैं। गांव में कहीं और प्याज न मिलने पर दाम का बढ़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने पर वो 1 किलो के 300 रुपए दे के खरीदते हैं। इसके कारण अभिनय और अरविंद के व्यापार में बहुत लाभ होता है। इससे अभिनय का लालच अधिक हो जाता है। वो अरविंद की बात बिल्कुल नहीं सुनता है और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ के लालच में अभिनय अरविंद के बातों को नजरअंदाज करके गांव के सारे प्याज को खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना आदत बना लिया था। ऐसी समय में एक बार प्याज के दाम बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। प्याज को निधानी पे रखे बहुत दिन हो जाते हैं। अरविंद को दुकान में से बदबू आती है। जब वो जाके निधानी जांचता है तो देखता है कि सारे प्याज सड़ जाते हैं। अरविंद तुरंत अभिनय को बुला के उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है। नुकसान पाकर अभिनय को उसकी गलती का एहसास होता है। उसकी लालच और स्वार्थ के कारण नुकसान होना और अरविंद की बात ना मानना उसे बहुत दुख करता है। अरविंद, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ करो। हमेशा तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। कम से कम अब समझो कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ अरविंद, हमें पता नहीं
कि कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके ही अनुसार चलना भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था, अब आगे ऐसे कभी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे सिर्फ इतना काफी है। जो हो गया सो हो गया, अब से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है अरविंद। और तब से दोनों बिना कोई लालच के ध्यान से अपना व्यापार चलाते हैं और खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना अच्छा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार बदलना चाहिए।